अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अल फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ग्रेविटेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ग्रेविटेशन है क्या। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आइजैक न्यूटन के बारे में सुना होगा, जिसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। क्लियर? फोर्स ऑफ न्यूटन को आइजैक न्यूटन ने मतलब डिस्कवर किया था। आइजैक न्यूटन, इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिहाज से पढ़ेंगे। देन फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, और हम लोग इसमें डिफाइंड वेट और मास के दरमियान डिफरेंस को पढ़ेंगे। देन हम लोग मास ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट करेंगे। देन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और हम लोग वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो जब हम लोग ज़मीन से मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो वो मतलब बुलंदी के साथ साथ जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग discuss the importance of Newton's law of gravitation and in understanding the motion of satellites, और हम लोग जो सैटेलाइट्स की मोशन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और मोशन ऑफ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसको। द फर्स्ट मैन हु कम द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन. It was an evening 1665. It was trying to solve the symmetry में planets revolved around the sun. ठीक है, हमने ये देखा कि स्टूडेंट जब तक कोई चीज़ रेस्ट में होती है वो उस हालत तक रेस्ट में होती है जब तक कोई चीज़ हम लोग उसको पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो जितने भी ये प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई एक ऐसी फोर्स है जो उनको रिवॉल्व करवा रही है। क्लियर? ऐसा हुआ कि 1665 की इवनिंग में एक एप्पल था, वो एक दरख्त से नीचे गिरा। उसने ये सोचा कि कोई ना कोई फोर्स है जिसने इस एप्पल को नीचे फॉल करवा गया। ठीक है, ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग एप्पल बट आल्सो द कॉज ऑफ दैट मेक द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ। इसने फिर ये देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के अंदर, एवरी बॉडी अट्रैक्ट द एवरी अदर बॉडी। ठीक है, हर जो मैस है वो दूसरे मैस के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स को अप्लाई करता है। इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसने इसको नाम दिया द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसने इसको नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। क्लियर? On the basis of the observation, Newton concluded this force which causes the apple to fall down the earth, the force which keep the motion in the orbit or the same nature, वो force जो उस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही थी, या फिर वो force जो प्लैनेट्स को मून के अराउंड अर्थ को मूव करवाती है, तो वो force हमारे पास थी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है?
every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. हर फोर्स, एक जो मैस है वो दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एप्पल्स के दरमियान में भी सेम फोर्स थी, मतलब उनमें भी ग्रेविटेशन की फोर्स थी। सिमिलरली जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, क्लियर, जो किसी भी प्लैनेट को एक ऑर्बिट में मूव करवाती है, ठीक है, और उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देती, क्लियर। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि लेट्स सपोज एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विच अ फोर्स, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मैसेज के, और इनवर्स द फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, क्लियर। मतलब कि कंसिडर हमारे पास दो बॉडीज हैं, हर बॉडी है यूनिवर्स में वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, ठीक है। अब जो वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस m1 और m2 के। कंसिडर हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस है जिसका मैस m1 है और दूसरा मैस है जिसका मैस m2 है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने d का नाम दे दिया, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस m1 एक मैस m2। तो हमने ये कहा कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट विद एवरी अदर बॉडी, ये मैस m1 इस मैस m को अट्रैक्ट कर रहा है और ये मैस इस मैस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मैसेज के, ठीक है। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। जो इनके दरमियान में फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मैसेज के, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने डेफिनेशन में अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इसका मतलब इस इक्वेशन का मतलब ये है अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, और इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अब जितने दो मैसेज हैं, मतलब जो मैसेज को बढ़ाते जाएंगे तो उनके जो फोर्सेस है वो भी बढ़ती जाएगी, क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ गई हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज मैस m1 एंड m2 एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास, लेट्स सपोज, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस m1 और m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। अब स्टूडेंट्स जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो g, ये कैपिटल G हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर। और जो इसकी वैल्यू है इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर, ठीक है। और जो इसका ऐसा यूनिट में जो इसकी वैल्यू है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर। ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेट, ये वैल्यू मतलब -11 में इतनी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज वेरी स्मॉल, वी डू नॉट फील, ठीक है। ये मतलब कि दो मैसेज के दरमियान जो एक दूसरे को मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स एक दो मैसेज के प्रोडक्ट के, तो मतलब कि ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशन की वैल्यू है ये इतनी स्मॉल है कि हम अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें ये हमारे पास फील नहीं होती, ठीक है। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स। और दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
The weight of object is the earth is the result of the gravitational force attraction between the earth and the object. ठीक है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है. अगर मैस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगा. अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है तो डैट्स वाई जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है. अगर हम लोग ऑब्जेक्ट हैं तो हमारे ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है. ठीक है, तो हम भी अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो वो दो मैसेज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके दरमियान जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल है. अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है, तो उसमें के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या था. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, it is may be noted that the mass m1 attract mass m2 towards it with a force f, while mass m2 attract with mass m1 towards it with a force of same magnitude but opposite in direction. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो मैस m1 है वो अट्रैक्ट करता है मैस m2 को. ठीक है, इसी तरीके से मैस m2 है वो भी अट्रैक्ट करता है मैस m1 को. जहाँ पे एक्शन फोर्स अप्लाई होती है वहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होती है और ये इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है. क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिस्कस करें अगर अगेन तो लेट्स सपोज मैस m1 है वो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, मैस m2 पे. ठीक है, मैस m1 ने एक्शन फोर्स अप्लाई की है मैस m2 पे. सिमिलरली स्टूडेंट जो मैस m2 है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है मैस m1 पर. ठीक है, तो ये दोनों मैसेज भी इक्वल हैं. एवरी एक्शन, जितनी एक्शन फोर्स थी उतनी ही रिएक्शन फोर्स होगी. ठीक है, तो हम लोगों ने ये कहा एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी. आप देख सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिलेट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. द एक्शन एंड द रिएक्शन ड्यू फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. This is consistent with Newton third law of motion which states to every action which there always an equal but opposite reaction. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कोइंसाइड करता है. क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, ये हम डिस्कस करते हैं. एग्जांपल नंबर 5.1. Two lead spheres of each mass 1000 kilogram are kept there with their center of 1 meter apart. Find the gravitational force with which they attracted each other. Clear? हम लोगों को उसका मैस गिवन है. मैस m1 और m2 दोनों हमारे पास सेम है 1000 kg. ठीक है, और डिस्टेंस उनके दरमियान में है 1 मीटर. तो हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया. F इज इक्वल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. The force have a directly proportional है to the product of their masses and the inversely proportional to the square of the distance between them. तो हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. मैस m1 1000 kg, मैस m2 1000 kg डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हमारे पास उसकी वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन. सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेड स्फीयर इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन. आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को.
स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, अगर हम एक मैग्नेट डिस्कस करें, मैग्नेट में के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अर्थ के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसा कि मैग्नेट के पास अगर कोई हम लोग मेटल का पीस लेकर आते हैं तो वो फौरन से अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मतलब मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जब हम लोग कोई मैग्नेटिस लेके आते हैं इस मैग्नेट के पास तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। सिमिलरली अर्थ के अराउंड भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब हम कोई चीज उसके पास लेके जाते हैं तो वो उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर जाती है। क्लियर? According to the Newton's law of gravitation, the gravitational force between a body of mass m and the earth is given by, clear? Let's suppose students F is equal to G small m into capital M. Capital हमारे पास शो करता है mass of the earth को divided by r square. Let's suppose हमारे पास कोई body है जिसका mass m है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है जिसका मैस कैपिटल एम है। ये हमारे पास अर्थ का सेंटर पॉइंट है और ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। ठीक है, अब जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? जिसको हम लोग एफ के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर के साथ। ठीक है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? वेयर इस फॉर्मूले में जो हमारे पास स्मॉल एम है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को शो करता है और कैपिटल एम हमारे पास मास ऑफ द अर्थ को शो करता है। ठीक है, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द body of the center of mass of the earth. Clear? स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। प्रीवियस फॉर्मूला हम लोगों ने डी स्केयर लिखा था तो हम लोग यहाँ पे डी स्केयर ही लिखते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ इक्वेट करें तो हमारे पास जी हमारे पास एज इट था, मैस हमारे पास मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट था और मैस m2 की जगह पे हम लोगों ने मैस ऑफ द अर्थ लिया हुआ है। क्लियर? और डिवाइडेड बाय हमारे पास आर स्केयर हमारे पास एज इट रहा। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द mass of the object and the mass of the earth. Clear? Students, the weight of the body is due to the gravitational force with which the earth attract a body. हमने देखा कि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा उसके वेट के मुताबिक। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू, अर्थ एक बॉडी पर उतनी फोर्स लगाती है जितना एक बॉडी का वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट का वेट है 60 और एक ऑब्जेक्ट का वेट है 10, तो अर्थ हमारे पास इतनी ही फोर्स लगाएगी जितना इस बॉडी का वेट होगा। ठीक है, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जिसपे आपस में कोई बॉडीज कॉन्टैक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बॉल जब ऊपर जा रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है। ठीक है, और जब वो बॉल नीचे आती है तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है, इट्स मीन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रही होती है, तो जिसकी वजह से ऊपर की जानिब जाते हुए बॉल की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। और जब वो बॉल नीचे आ रही होती है तब क्या होता है कि ग्रेविटी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है और वो बॉल फौरन से नीचे आ जाता है। क्लियर?
दिस शोज दैट जो बॉल के ऊपर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन उस बॉल का अर्थ के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं था। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास एक वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, the velocity of a body thrown up goes on decreasing while the return the velocity of goes on increasing. This is due to the gravitational pull of the earth acting on a body whether the body in contact with the earth or not. Such a force is called a field force. अब वो जो ग्रेविटेशनल पुल जो एक बॉल है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब वो जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है उस बॉल के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो फोर्स जो है वो हमारे पास कहलाएगी फील्ड फोर्स। क्लियर? It is assumed that the gravitational field exists all around the earth. ठीक है, हर अर्थ के ऑल अराउंड में एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। ठीक है, जैसे मैग्नेट के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इसी तरीके से अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो ये फील्ड है आपने ये देखा होगा, ये वाला जो फील्ड है ये हमारे पास अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, gravitational field become weaker and go as we go further away from the earth. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड उस सूरत में वीक होगा जब कोई चीज उसके अर्थ के सेंटर से अवे जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जब स्ट्रॉन्गर होगा जब चीजें उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, अगर उसके सेंटर से अवे जाएंगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक हो जाएगा। क्लियर? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड द फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? अब इस डेफिनेशन को हम लोग दोबारा से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ये हमारे पास कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ at any place its value is equal to the value of g at that point near the surface of the earth. Gravitational field stronger strength is 10 न्यूटन पर किलोग्राम। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू है जो कि 10 न्यूटन किलोग्राम पर किलोग्राम है। ये वैल्यू उनके लिए होगी जो अर्थ के बहुत करीब होंगे, जो अर्थ के बहुत क्लोज होंगे, उसकी वैल्यू होगी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी 10 न्यूटन पर किलोग्राम। क्लियर? ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।